नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिरियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी एवं आम नागरिक भी इतिहास से परिचित हो सकें और इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर सके। मैं उन विद्यार्थियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा अब तक बनाए गए वीडियोस को पसंद किया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है यूरोप में समाजवाद का उदय और उत्कर्ष। इसके पहले हम रूसी क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हमें समाजवाद को समझना होगा और इसके अलावा मार्क्सवाद को भी समझना होगा। तो आज का वीडियो हमारा समाजवाद पर आधारित है और अगले वीडियो में हम मार्क्सवाद की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम 1905 और फिर 1917 की रूसी क्रांति को विस्तार से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है यूरोप में समाजवाद का उदय और उत्कर्ष। रूस की सन 1905 और 1917 की क्रांतियों के पृष्ठभूमि पर और क्रांतियों के बाद रचनात्मक कार्यों पर समाजवाद और साम्यवाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसीलिए क्रांतियों के पूर्व इनका विवेचन अति आवश्यक होता है। तो हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद का उदय। यूरोप में 19वीं सदी में समाजवाद का उदय और उत्कर्ष हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के रूप में सामने आता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक नवीन समाज और संस्कृति को जन्म देती है। समाजवाद का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें किसी व्यक्ति या जाति विशेष के कोई विशिष्ट अधिकार और शक्ति नहीं हो, अपितु सभी समानता और बंधुत्व के रूप में बंधे हैं। ऐसे समाज में समाज के सभी सदस्य जो है वह समान रूप से विकसित करने का उनको प्रयास किया जाता है। इसमें समाज को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति को। समाजवाद समानता और समतल करने वाला साधन है। समाजवाद के द्वारा समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जाती है। समाजवाद उत्पादन के साधनों और पूंजी पर ऐसे नियंत्रण के पक्ष में है जिससे समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ हो और धन संपन्न और निर्धन लोगों में अंतर दूर हो जाए। समाजवाद का उद्देश्य समाज की आर्थिक शक्तियों का संगठन करना है और मनुष्यों द्वारा उनका नियंत्रण करना होता है। समाजवाद भूमि, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का पक्षधर है। उन पर समस्त समाज का स्वामित्व हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। हम बात करेंगे समाजवाद से क्या अभिप्राय है। सन 1833 में समाजवाद शब्द का उपयोग प्रथम बार पुअर मेंस गार्डियन में किया गया था और जब सन 1835 में रॉबर्ट ओवेन ने एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ऑल नेशंस नामक संस्था स्थापित की, तब समाजवादी और समाजवाद का अनेक बार उपयोग किया गया। इसके बाद तो यूरोप के अनेक विचारकों, चिंतकों और दार्शनिकों ने समाजवाद शब्द का प्रयोग अपने वाद विवादों और रचनाओं में किया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी और भूमि पर तथा वितरण के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व का पक्षधर है, ना कि व्यक्तिगत अधिकार का। इससे समाज के सभी वर्गों का हित होगा। समाजवाद मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। समाजवाद की परिभाषा जो है वो
यूगेन ने इस तरह से दी है कि समाजवाद मजदूर श्रेणी का ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सामूहिक सदस्यता, कलेक्टिव मेंबरशिप के द्वारा शोषण को समाप्त करना तथा उत्पादन एवं वितरण के आधारभूत साधनों का लोकतंत्रीय ढंग से संचालन करना होता है। समाजवाद की अगर हम विशेषताओं की चर्चा करें तो समाजवाद के सिद्धांत और इसके जो विशेष लक्षण हमारे सामने आते हैं वह इस प्रकार हैं। पहला, समाज का है सर्वोपरि। समाजवाद अगर हम देखें तो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता। समाजवाद में व्यक्ति की अपेक्षा समाज का कितनी सर्वोपरि होता। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है समाजवाद पूंजीवाद और असमानता को समाप्त करना। समाजवाद पूंजीवाद और असमानता को समाप्त करना चाहता है क्योंकि पूंजीपति श्रमिकों के शत्रु है और श्रमिकों का संघर्ष पूंजीपतियों से होता रहे। निधनों और धनिकों के बीच व्यापक असमानता दूर करना ही समाजवाद है। इसके अलावा अगली अगर हम विशेषता की चर्चा करें तो समाजवाद जो है वह उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा का विरोधी है। हम देखते हैं कि समाजवाद उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा का विरोधी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता से अधिक अहित होता है। धनवान और साधन संपन्न लोग और निर्धन तथा साधन विहीन लोगों में प्रतिस्पर्धा जो है वह अनुचित और अर्थहीन है। समाजवाद प्रतियोगिता का शत्रु और सहकारिता का मित्र है। इसके अलावा समाजवाद की अगर हम विशेषता की बात करें तो समानता और समता लाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। समाजवाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का पक्षधर है तथा असमानता एवं विषमता का हम देखते हैं कि वह घोर विरोधी होता है। समाजवाद सामाजिक परिस्थितियों में अधिकाधिक समानता व समतलता लाने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है व्यक्तिवाद निजी संपत्ति का विरोधी। व्यक्तिगत और निजी संपत्ति का विरोधी। समाजवाद व्यक्तिगत और निजी संपत्ति का विरोधी है, वह इसको समाप्त करना चाहता है। वह भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार और नियंत्रण चाहता है। यह समाजवाद की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा साधन और राज्य की अगर हम बात करें तो उत्पादन तथा वितरण के सभी साधन समाजवाद के अंतर्गत जो है वह राज्य के अधीन होने चाहिए। यह भी समाजवाद की एक प्रमुख विशेषता निकलकर सामने आती हो। अगली जो विशेषता है वह राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। उत्पादन के सभी वर्गों का राज्य का भी नियंत्रण होना चाहिए और इनका सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। यह भी समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा धन के वितरण जो है वह निष्पक्ष ढंग के होना चाहिए। निर्धन दरिद्र लोगों और धनाढ्य लोगों के बीच की गहरी खाई को अलग कर देना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय धन का विभाजन और वितरण समुचित, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए। यह भी समाजवाद की प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आता है। इसके बाद हम बात करेंगे समाजवाद के उदय और उत्थान के कारणों पर कि किन कारणों से समाजवाद का उदय हुआ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पूर्व कुटीर उद्योग थे। इनमें कारीगर, मजदूर अपने परस्पर संयोग से कार्य करते थे और पूंजी, श्रम और औजारों का उपयोग वे अपने अपने ढंग से करते थे। उनमें परस्पर संघर्ष नहीं था। उनको व्यवसाय अपनाने की भी स्वतंत्रता थी। पर 19वीं सदी में यूरोप में मशीनों और वैज्ञानिकों के आविष्कारों का उपयोग उद्योग धंधों व्यवसायों में भी होने लगा। कल कारखानों में वृद्धि हुई
उत्पादन भी अत्यधिक बढ़ गया। अनेक औद्योगिक नगरों की भी स्थापना हो गई। कुटीर उद्योगों के अनेक बेकार कारीगर और मत्तू इन नवीन बड़े कारखानों में काम करने लगे। यह औद्योगिक क्रांति थी जो सामने आई। इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम का रूप हम देखते हैं कि कल कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दयनीय दशा की। उनके श्रम में घंटे अधिक थे पर वेतन अत्यधिक कम था। कारखानों में उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। औद्योगिक नगरों में वे ऐसे गंदे तंग मकानों और झोपड़ियों में रहते थे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक थी। स्त्रियों और बच्चों को भी कारखानों में काम पर लगाया जाता था। उनसे भी अधिक काम लिया जाता था, पर स्त्रियों को समान काम के लिए कभी भी समान वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उनको कम वेतन दिया जाता था। बच्चों की स्थिति अगर हम देखें तो वह अत्यंत दयनीय थी। श्रमिकों में फैक्ट्री जीवन के अनेक दुर्गुण घर कर गए थे। उनका सामाजिक और नैतिक जीवन जो था वह बिल्कुल निम्न स्तर का हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के और पूंजीपति वर्ग के उत्कर्ष के परिणाम स्वरूप मजदूरों का श्रम, पूंजी और औजारों पर नियंत्रण नहीं रहा था। पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और वे विशाल कारखानों के स्वामी बन चुके। वे धन संपन्न होने से जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते थे। इसके विपरीत अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिक वर्ग दिन प्रतिदिन दिन रात परिश्रम में रहता था और पूंजीपतियों के लिए अधिकाधिक धन उत्पन्न करता था, पर वह स्वयं निर्धन रहता था। श्रमिकों को उस धन व पूंजी का बहुत कम भाग प्राप्त हो पाता था जिसका वे उत्पादन करती थी। पूंजीपति ही उस पूंजी का अधिकांश भाग प्राप्त कर देती थी। पूंजीपति इस प्रकार श्रमिकों का शोषण करते थे। जब श्रमिकों में अपने अधिकारों और दयनीय दशा की चेतना हुई, तब उन्होंने अपनी दशा सुधारने और अधिकारों को प्राप्त करने की हड़तालें, उत्पादन और आंदोलन किए। इनसे श्रमिकों और पूंजीपतियों का वर्ण संघर्ष जो है वह प्रारंभ हो गया। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और श्रमिकों को दो वर्गों के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में बुद्धिजीवियों के एक नवीन वर्ग का भी उदय हुआ। कल कारखानों और उद्योगों का ठीक से संचालन करने के लिए कच्चे माल व बने हुए माल का सही और पूर्ण हिसाब किताब रखने के लिए कार्यालयों में समुचित व्यवस्था, व्यापार तथा उत्पादन नीति निर्धारित करने के लिए उद्योग व्यवसायों में विशिष्ट योग्यता वाले बुद्धिजीवियों और तकनीकी अधिकारियों को रखा गया। अपनी शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और प्रभाव के कारण इन बुद्धिजीवियों का कल कारखानों और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव और महत्व जो था वह बढ़ रहा था। इन बुद्धिजीवियों ने श्रमिकों की हृदय विदारक दुर्दशा को देखा। उन्होंने इस संबंध में समाचार पत्रों, मासिक पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अपने विचार भी व्यक्त किए और कई सुझाव भी प्रस्तुत किए। उन्होंने शासन और समाज में पूंजीपतियों के बढ़ते हुए वर्चस्व, श्रमिकों के निरंतर शोषण तथा इससे उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों और विषमताओं की ओर जनसाधारण का ध्यान खींचा और इनके निराकरण के लिए भी कुछ उपाय सुझाए। अन्य दार्शनिकों, विद्वानों और विचारकों ने भी श्रमिकों और पूंजीपतियों के वर्ग संघर्ष के निराकरण के लिए, श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए तथा उनकी श्रम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन मनन करके अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्हीं श्रेष्ठ विचारों और सिद्धांतों को समाजवाद कहा गया है। समाजवाद का उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना और नवीन ढंग से ऐसे समाज की रचना करना जिससे
वर्ग संघर्ष ना हो, जिसमें उत्पादन के साधनों पर जनता का सामूहिक अधिकार हो और धन का वितरण न्याय और समानता के आधार पर हो। समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक संघर्ष रहा। अब हम बात करेंगे समाजवाद के प्रवर्तकों पर। समाजवाद के प्रवर्तक। समाजवादी विचारधाराओं और सिद्धांतों का प्रारंभ ब्रिटेन में 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। सन 1830 में रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का उपयोग कर समाजवादी विचारधाराओं को कार्यान्वित किया। धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे औद्योगिक प्रगति के देशों में समाजवाद के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ और उनके अनुरूप श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कार्य किए गए। समाजवादी विचारधाराओं और सिद्धांतों के प्रवर्तक जो थे प्रमुख वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट ओवन पर। रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन में वेल्स प्रांत के रहने वाले थे। प्रारंभ में वह एक कारखाने में श्रमिक थे और प्रगति करते करते वह कारखाने के प्रबंधक, पूंजीपति और उद्योगपति बन गए। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा स्वयं ध्यान से देखी और अनुभव की और उनको सुधारने के अनेक प्रयत्न भी किए। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों का प्रचार भी नहीं किया, अपितु उनको कार्यान्वित भी किया। इसीलिए उन्हें ब्रिटिश समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने अपने समाजवादी जो विचार है द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ न्यू मॉडर्न वर्ल्ड में प्रतिपादित किए। अपने अपने कारखानों में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई कार्य किए। उनके निवास के लिए साफ सुथरे, हवादार, प्रकाशवान गृह बनवाए और उनके लिए सहकारी भंडार खोले जहां उनको कम और सस्ते दामों पर जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती। उन्होंने श्रमिकों के कार्य के वातावरण को, कार्य अवधि को, वेतन, रहन सहन, आमोद प्रमोद, शिक्षा, संस्कृति आदि को भी बहुत सुधारने का प्रयास किया। श्रमिकों को नई बस्तियां बसा करके दी। वह सहकारिता आंदोलन के पोषक थे। उनका मत था कि समाज को सहकारी समुदायों के रूप में संगठित किया जाए। वह वर्ग, धर्म, व्यक्ति और देशों की परस्पर शत्रुता के घोर विरोधी थे। वह व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि उद्योगों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि श्रमिक अपनी इच्छानुसार व्यवसाय को चुन सके। सन 1835 में उन्होंने ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन नामक एक संस्था जो है वह भी स्थापित की थी और उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटेन में कारखानों और श्रमिकों संबंधी कानून भी बनाए गए। ब्रिटेन में अन्य समाजवादी विचारक और प्रवर्तक भी रहे। रॉबर्ट ओवन के अतिरिक्त समाजवादी विचारधाराओं के समर्थक और प्रवर्तक जो थे तो उसमें जैसे कार्लाइल, विलियम थॉमस और इसके अलावा थॉमस, जॉन ग्रे, चार्ल्स किंग्सले, डेसन आदि भी थे। कार्लाइल जो थे वो मजदूरों के राजनीतिक अधिकारों के समर्थक थे। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे चार्टर्स आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। वह पूंजीपति, पूंजीवाद इनके घोर विरोधी थे और उनका मत था कि श्रमिकों को मतदान का अधिकार होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक प्रगति के बिना उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति होना असंभव है। इसके अलावा हम बात करेंगे सर साइमन पर। इन्होंने फ्रांस में समाजवादी विचारधाराओं का प्रचार किया था। उनका कहना था कि समाज का पुनर्गठन वैज्ञानिक ढंग से हो
श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उत्पादन में, श्रमिकों में और उद्योगपतियों में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो, उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथों में नहीं हो, अपितु उन पर ऐसा नियंत्रण हो जिससे निर्गत श्रमिकों को लाभ पहुंच सके। वह श्रमिकों और पूंजीपतियों में परस्पर सहयोग के पक्षधर थे। सेंट साइमन की समाजवादी विचारधारा को फोरियर और लुई ब्लांक में आगे बढ़ाया। तो अब हम बात करेंगे चार्ल्स फोरियर पर। यह रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन के समकालीन थे। उन्होंने तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं की कटु आलोचना करते हुए परस्पर सहयोग तथा समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वह समाज की संरचना कमियों के आधार पर करना चाहते थे। सामाजिक हित के लिए सामाजिक इकाइयों ने परस्पर सहयोग करना चाहिए, वह व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे पीजी प्राउड। फ्रांस में यह आतंकवाद और समाजवाद का समर्थक दार्शनिक और विचारक था। उन्होंने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें अपने विचार जो है उनको व्यक्त किया था। वह व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी है और संपत्ति को वह लूट में प्राप्त धन समझते थे। उनका मत था कि मनुष्य पर मनुष्य की सरकार हर प्रकार से अनाचार और अत्याचार है। इसके अलावा हम बात करें लुई ब्लॉन्क की। लुई ब्लॉन्क फ्रांस के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक, चिंतक और नेता के। उन्होंने फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के दोष बतलाते हुए उसकी आलोचना की। उनका मत था कि समाज में हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और उसे काम दिलाना राज्य का कर्तव्य है। उद्योग धंधों का निर्माण और संगठन राज्य के हाथ में होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह सरकारी कारखाने खोले, श्रमिक उसका प्रबंध करे और जो लाभ हो उसे परस्पर आपस में बांटे। उसने अपनी पुस्तक श्रम का संगठन में फ्रांस में एक नवी स्फूर्ति और जागरूकता उत्पन्न की। उनका कथन था कि राज्य को स्वस्थ नागरिकों को रोजगार और वृद्ध तथा निथल लोगों को सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बड़ा विरोध किया था और राज्य सरकार से श्रमिकों के काम के अधिकार की और उस अधिकार के लिए सरकारी कारखानों के स्थापित करने की मांग भी की। उन्होंने श्रमिकों के संघों पर बल दिया और पूंजीवाद का अंत चाहा। वह गणतंत्र में विश्वास रखते थे और समाजवाद के आधार पर समाज की नवी संरचना करना चाहते थे। लुई ब्लांक के सिद्धांतों के अनुरूप फ्रांस में सन 1848 की क्रांति के बाद श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कारखाने जो हैं वह स्थापित किए। ब्रिटेन और फ्रांस के ये समाजवादी विचारा और चिंता आधुनिक समाज के अग्रदूत थे। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेडरिक लसेल पर। सन 1826 से 64 यह जर्मनी में समाजवादी विचारकों, सिद्धांतों और आंदोलन के प्रणेता नेता थे। उनका मत था कि राज्य अपने नागरिकों के अधिकतम कल्याण के लिए समाज, कारखानों और संपूर्ण आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। वह प्रथम समाजवादी विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्र श्रमिक आंदोलन की अनंत शक्ति को समझ लिया और इसीलिए उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया था कि समाजवादी आंदोलन को अपनी सफलता के लिए स्वयं श्रमिकों की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बकुनिन की।
रूस में यह समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक और सुधारक थे। उन्होंने सरकार तथा धर्म की कटु आलोचना की है। उनके मत के अनुसार सबको काम मिलना चाहिए और उनको काम का उचित पारिश्रमिक भी प्राप्त होना चाहिए। वह प्रारंभ में संहार कर बाद में निर्माण के पक्ष में थे, इसीलिए वह अराजकता का समर्थन भी करते थे। वह कम्यून में स्वतंत्र संघों की छोटी इकाई बनाकर उसके आधार पर समाज की संरचना करना चाहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोपोटकिन की। क्रोपोटकिन का जन्म एक संपन्न रूसी जागीरदार के घर में हुआ था। वह तत्कालीन रूसी व्यवस्था के कटु आलोचक थे और क्रांतिकारियों के आंदोलन के पक्षधर थे। उन्होंने स्विट्जरलैंड में रहकर एक क्रांतिकारी पत्र ले रिवोर्ड निकाला और उसका संपादन कर अपने समाजवाद और अराजकतावाद का प्रतिपादन किया। वह रूस के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे। वह रूस में मार्क्सवाद के संस्थापक माने गए हैं। वह केंद्रीय रूस के भूस्वामियों के सम्राट और संपन्न वर्ग में से थे। अपनी युवावस्था में वह बकुनिन के लेखों और दृष्टांतों से प्रभावित होकर आतंकवाद और अराजकतावाद के समर्थक बन गए। इनमें जन विद्रोह को भड़काने की नीति थी। बाद में उन्होंने इनको त्याग दिया और सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए समाजवाद के समर्थक बन गए। 1884 में उन्होंने जिनेवा में श्रमिक मुक्ति नामक प्रथम मार्क्सवादी दल का गठन किया था। उनका मत था कि रूस में पूंजीवादी व्यवस्था से गुजरे बिना ग्रामीण समुदाय को विकसित कर सीधे भी समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उनका कहना था कि उदारवादी बुजुर्ग वर्ग और औद्योगिक सर्वहारा वर्ग एकजुट होकर सरकार का तख्ता पलट सकते। रूस में निरंकुश एक तंत्र शासन के पतन के बाद ही समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो सकता था। इसके बाद जो प्रमुख समाजवादी के वह थे कार्ल मार्क्स, जो 1818 से 1883 तक रहे। कार्ल मार्क्स समाजवाद के इतिहास में कार्ल मार्क्स को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यूरोप में समाजवाद को क्रांतिकारी स्वरूप देने वाला कार्ल हेनरिक मार्क्स ही था, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर है, आप उन्हें देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्ण ज्ञान निःशुल्क प्रस्तुत किया जाए। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।